नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनसे कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और कुछ बातें उनके प्रोफेशन से जुड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हमारे साथ है विदिशा एसपी श्रीमती मोनिका शुक्ला और आज हम उनसे जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और साथ ही वे विदिशा ज़िले में हैं तो वहाँ किस तरह वे ज़िले की कमान संभाल रही है। नमस्कार मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप विदिशा ज़िले में पुलिस अधीक्षक के पद पर हैं और जिस तरीके आप ज़िले को कंट्रोल कर रही है क्राइम को कम करने के लिए, तो वो किस तरीके से आपका ये काम चल रहा है? विदिशा ज़िले में मुझे लगभग 11 महीने हो गए हैं और सामान्य तरह के अपराध होते हैं। एक बड़ा अपराध का तरीका गांव में जो भूमि विवाद बहुत ज़्यादा होता है कि दो लोगों का कहना है कि हमारा उस ज़मीन पर कब्जा है। कई बार जब ज़मीन में फसल लगती है, कटती है, उस समय काफ़ी विवाद आते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस विवाद को हम संयुक्त विभिन्न विभाग हैं उनके परस्पर सहयोग से निपटाएँ। तो उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फॉरेस्ट होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, पुलिस आते हैं, तो हम चाहते हैं इन तीनों के दल इकट्ठे मिलकर इनको हम पार्टी को हम गांव में भेजते हैं। इसके अलावा हमने एक अभिनव प्रयोग किया है। जिस प्रकार शहरों में मोहल्ले कस्बों को बीट में बांटा गया है, इसी प्रकार हमने गांव को बीट में बांटा है। मान लीजिए हमारे किसी थाना क्षेत्र में 30 पुलिसकर्मी हैं और 90 गाँव हैं, तो हर पुलिसकर्मी को हमने 3-3 गाँव दिए हैं। उस गांव में कौन गणमान्य नागरिक रहते हैं, कौन सरपंच उप सरपंच रहते हैं, वहाँ कौन टीचर रहते हैं या गांव में कौन बदमाश रहते हैं, इसकी जानकारी उसको रहना ज़रूरी है। और वो हर महीने एक बार उस गांव में जाता है ताकि उसको उस गांव के बारे में पता चल सके। वहाँ कोई विवाद होता है तो उस तक सूचना आ जाए और लोगों के पास उसका फ़ोन नंबर आ जाए कि कभी कोई विवाद हो तो वो सीधे उसको फ़ोन करें और ये तत्काल पुलिस बल लेके पहुँच जाए। फिर भी अगर आप एक महिला पुलिस अधीक्षक है, एक चैलेंजेस की बात करें तो किस तरीके का चैलेंज आपको वहाँ पे फेस करना होता है? चैलेंज तो यही है कि चूँकि एरिया बड़ा है, मैं इसके पहले रायसेन में रही, अभी विदिशा में हूँ, तो कुछ एरिया बहुत दूर होते हैं, तो कभी लाइन ऑर्डर हो जाता है तो हमारा बल तत्काल समय पे पहुँच नहीं पाता। मान लीजिए हमारी कोई चौकी है, छोटा थाना है, तो वहाँ मुश्किल से 25-30 का बल होता है, चौकी पे तो और 5-6 का बल होता है। तो जब लाइन ऑर्डर हो जाता है या कोई ऐसा अपराध होता है तो उसका समय और दूरी ये बड़ा चैलेंजिंग होता है और इतने कम फोर्स के साथ उस लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने में दिक्कत आती है। इसलिए हमने सोशल पुलिसिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा समिति के सदस्य बनाते हैं। उस गांव में बीच बीच में जो बड़े गांव होते हैं, बड़ी चौकियां होती हैं, वहाँ लोगों से सहयोग प्राप्त करते हैं कि भाई कभी कोई पुलिस की समस्या है तो आप हमें सहयोग दें। किस तरीके से आप के ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करके चलते हैं कि कहीं पर अगर कुछ हो रहा है तो तत्काल वहाँ पर आप लाइन ऑर्डर 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि दो पक्षों में छोटा सा झगड़ा हुआ, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ या आपस में कहासुनी हो गई, तो यह भी एक लाइन ऑर्डर का रूप इख्तियार कर सकती है। कई बार ये दो विभिन्न धर्मों के बीच में हो सकता है, कई बार दो विभिन्न जातियों के बीच में होता है। तो इस प्रकार के कई लाइन ऑर्डर होते हैं, तो उसमें पुलिस जितना जल्दी से जल्दी पहुँच जाए उतनी सक्सेस इसकी होती है। यदि पुलिस देर से पहुंचेगी तो वो बढ़ जाएगा। पुलिस तत्काल पहुंच गई और पुलिस ने लोगों को समझा दिया, तत्काल हॉस्पिटल हो गई, तो हमको सक्सेस मिल जाती है। जैसे आपने अभी कहा, तो लॉ एंड ऑर्डर में एक बताना चाहती हूँ। जब मैं रायसेन एसपी थी तो रात्रि में पता चला कि सिलवानी के पास एक छोटी सी चौकी थी। बोले साहब वहाँ झगड़ा हो गया है आदिवासी समाज और यादव समाज के बीच में, और यादव समाज का एक घर है, बोले साहब आदिवासियों ने उसको घेर लिया है। वो जगह रायसेन से लगभग 2-2.5 घंटा की दूरी पे थी। हमने अपना फोर्स रवाना कर दिया। सिलवानी से भी लगभग आधा घंटा की दूरी पे पड़ती है। खबर ये आ रही थी कि साहब उन लोग तो उसका घर जलाना चाह रहे हैं। काफ़ी फ़ोन आने लगे थे, अरे साहब जल्दी जाइए जल्दी जाइए। जब हम वहाँ गए तो देखा कि कुछ लड़की की छेड़छाड़ के संबंध में विवाद उपजा था, जो धीरे धीरे बढ़ गया। कुछ लोग शराब का सेवन किए थे तो समझ नहीं पा रहे थे। फिर हम लोग गए, हमने एक समाज के लोगों को बिठाया, उनको समझाना शुरू कर दिया। एक पार्टी हमने समझाने में लगी और दूसरी पार्टी जाकर धीरे धीरे वो जो एक फैमिली घर में बंद थी उसको धीरे से निकाल के हमने बाहर निकाला। तो एक बड़ा चैलेंजिंग था। मान लीजिए कहीं वो आग लगा देते तो ये काफ़ी ख़राब लगता, लेकिन हम लोगों ने उनको समझा बुझा के इसको मामले को टैकल कर लिया।
लेकिन फिर भी मैं आप जानना चाहूँगी कि आप जैसे रायसेन में रही हैं, इंदौर में रही है और कई ज़िलों में आपने काम किया है। तो आप बताइए कि आपको ऐसा कौन-सा ज़िला बहुत चुनौतीपूर्ण लगा कि वहाँ पर चैलेंजेस बहुत देखे होंगे? इंदौर जो है काफ़ी मेट्रो सिटी है और वहाँ 420 के या भूमि या फ्लैट के धोखाधड़ी के मामले ज़्यादा आते हैं और वहाँ थोड़ी सी लूट और नकबजमीनी की भी वारदातें होती हैं। पहले मैं रायसेन और नरसिंहपुर और शाहजहाँपुर रही, तो शाहजहाँपुर और रायसेन हल्का सा कम्युनल है कि दो विभिन्न धर्मों के बीच में आपस में जरा से भी मतभेद होते हैं, एक्सीडेंट होता है या पता चला किसी एक पक्ष की लड़की किडनैप हो गई दूसरे पक्ष के द्वारा, तो ये छोटे छोटे मामले बड़ा गंभीर रूप ले लेते हैं। जब मैं विदिशा में आई थी तो मेरे सामने काफ़ी चैलेंज था नारकोटिक्स का। यहाँ स्मैक आदि काफ़ी प्रचलन में थे और जैसे ही मैं विदिशा ज़िले में पदस्थ हुई तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नशा करते हैं। तो हम लोगों ने लगकर गंजबासोदा और विदिशा यहाँ लगभग हमने 25 से लेकर के 30 प्रकरण दर्ज किए थे और हमने गली मोहल्ले जहाँ भी ये लोग बच्चे बैठते थे हम लोग ने काफ़ी दबिश दी। और जो इनका माल आता है वो लगभग अशोकनगर से, गुना से या राजस्थान से आता है। हमने अपनी टीम भेज कर वहाँ भी लोगों को पकड़ा और इसका फल ये हुआ है कि अब इसमें काफ़ी लगभग शून्य की कमी आ गई है और भी लगातार कार्रवाई जारी है। जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं और पुलिसिंग में नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से क्राइम को कम किया जाए, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं से जुड़े जो क्राइम होते हैं उनकी आपके ज़िले में क्या स्थिति है और आप महिला सुरक्षा को लेकर आपके ज़िले में क्या कर रहे हैं? महिलाओं को लेकर के लगभग जो मेजर थाने हैं वहाँ महिला डेस्क स्थापित हो गई है। हर ज़िले में अब एक महिला थाना खुल गया है, तो इससे काफ़ी महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। हम जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ सामाजिक रूप से नुक्कड़ बैठक करके और कॉलोनी में बताते हैं कि इस थाने में ये महिला डेस्क है और हमने अपने महिला बल को ज़्यादा से ज़्यादा लगभग समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि जब महिला आएँ तो महिलाओं को ही अपनी समस्या बताएं। इसके साथ ही साथ हमारी जो महिला की मोबाइल्स हैं उनको हम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर इसमें लगातार राउंड करवाते रहते हैं। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज यहाँ भी भेजते हैं। और कोविड के समय काफ़ी घरेलू हिंसा की भी काफ़ी शिकायतें आई थी। कोविड में ज़्यादातर लोग घर पे रहते थे फैमिलीज़, तो कई महिलाओं को ये समस्या थी, तो हमने अपना जो महिला बल था उसको विभिन्न कॉलोनियों में भेजा, वहाँ उनकी नुक्कड़ बैठकें की, उनको जो छोटे बच्चे हैं उनको गुड टच, बैड टच के बारे में बताया। अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वह भी बताया। देखने में आया है कि 18 साल से कम की लड़की जाती है तो अपहरण के मामला दर्ज हो जाता है, तो उनकी कोचिंग सेंटर में जाके यह भी बताया कि भाई 18 साल से कम उम्र में आप जाओगे तो इसमें अपराध दर्ज होगा। साथ ही साथ पुरुषों को भी जागृत करना बहुत ज़रूरी है। हमने बॉयज़ स्कूल, बच्चों के कोचिंग सेंटर, लड़कों के कोचिंग सेंटर में भी गए कि साहब अगर आप किसी लड़की को फॉलो करते हैं यह भी एक अपराध है। यदि आप किसी लड़की के साथ उसकी 18 उम्र की उसको कहीं ले जाते हैं यह भी अपराध है, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण में तो उन्हें मालूम ही नहीं पता कि यह कृत्य उनका अपराध की श्रेणी में आ रहा है। आजकल साइबर के अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि किसी उसमें बच्चियों को हम ये बताते हैं कि हर किसी से आप फ्रेंडशिप मत करिए। हो सकता है कोई व्यक्ति झूठा नाम लेके आपसे फेसबुक फ्रेंड बन रहा है, तो आप नोन लोगों के साथ ही फेसबुक फ्रेंड बनिए। कई तरह के लोग आते हैं कि जैसे उनका पुराना परिचित था, बच्ची की शादी हो गई, अब वो छद्म नाम से उसके गलत सलत मैसेज उनके लड़के वालों को भेज रहा है। इस प्रकार से भी हमारे सामने आती, तो साइबर को अवेयरनेस के भी हमने काफ़ी प्रोग्राम चलाए हैं। तो मैम जैसे आपने बताया कि आपने आपके ज़िले में महिला सुरक्षा को लेकर इतना अच्छा काम किया है कि साइबर क्राइम पर भी रोक लगाने के लिए आपकी पुलिस आगे आई है और लोगों को अवेयर किया है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और इस तरीके से महिलाएं भी वहाँ पे सुरक्षित हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो आप अलग अलग ज़िलों में रही है, अलग अलग तरीके की पुलिसिंग देखने को, तो हर जगह क्या पुलिस का काम करने का जो तरीका होता है क्या वो अलग होता है ज़िले के अकॉर्डिंग? अगर हम बात करें थोड़ा सा ज़िला जितना बड़ा होता है उसमें वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे भोपाल है, इंदौर है, वहाँ इंदौर में लगभग 2 बजे तक पुलिसिंग करनी होती है, भोपाल में 11-12 बजे के करीब है। मैं जिस ज़िले में रहती हूँ विदिशा, हमारे यहाँ विदिशा और गंजबासौदा, यहाँ लगभग 11 बजे तक भीड़ भाड़ रहती है, तो हमको पॉइंट उतने बजे तक लगाने रहते हैं। जो छोटे कस्बे हैं वहाँ लगभग 7-8 बजे तक थोड़ा डलने साथ ही लोग घर चले जाते हैं। तो शहर के साइज़ को लेकर, उनकी कल्चर को लेकर उस हिसाब से पॉइंट लगाए जाते हैं। लेकिन हमने रात्रि में 6 बजे से लेकर के 10 बजे 11 बजे तक हमारे पॉइंट
सड़क पर रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब शाम की गणना होती है उसके बाद वो लोग निकलें, किसी एक कॉलोनी में घूम लें। अभी माननीय डीजीपी साहब के निर्देश से भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब के निर्देश से भी ये पेट्रोलिंग, पैदल परिभ्रमण का भी हमने 1-2 अभिनव प्रयोग किए हैं और जनता ने इसको काफ़ी सराहा है। इसके पूर्व विदिशा में अनेक क्लोज्ड कॉलोनियाँ हैं, यहाँ भी हम लोग, मैं एडिशनल एसपी और हमारे बीट वाले जाते हैं, वहाँ की महिलाओं से, वहाँ की बच्चियों से बात करते हैं, तो उनकी कई समस्याएं भी सामने आती हैं कि मैडम जब हम अपनी कॉलोनी जाते हैं तो वहाँ शराब की दुकान है, उसके पीछे भीड़ लगी रहती है। ऐसे हम कहीं एक जगह बताती हैं कि सब यहाँ अंधेरा है, वो पॉइंट नोट करके हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जितना ज़्यादा हम पब्लिक के पास जाएंगे उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि पुलिस उनके पास आ रही है और उनकी जो बेसिक समस्या है, हो सकता है वो छोटी छोटी समस्या के कारण थाने नहीं आना चाहती, वो हमें वहाँ जाकर पता चल जाती है। और अब मैं जानना चाहती हूँ कि एजेके के बारे में जी, क्योंकि एजेके की बात करें तो इसमें किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ अलग कार्य योजना अख्तियार करनी पड़ती है। तो आपको मैंने देखा है कि एजेके की ट्रेनिंग में आप सभी लोगों को ब्रीफ भी करी थी कि किस तरीके से आपको इसे टैकल करना चाहिए इन केस को। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि किस तरीके के एजेके के केसेस आते हैं और उनको आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है तरीके से। एजेके के जो अपराध हैं वो काफ़ी संवेदनशील अपराध हैं और हमको एक टाइम लिमिट में उनको हल करना होता है, उनमें टाइम लिमिट में अरेस्टिंग करके चालान पुटअप करना होता है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ अभिनव प्रयोग ये किए थे कि जो गांव जहां इनकी बहुतायत होती है या हम देखते हैं कि इन गांवों में इस प्रकार के अपराध ज़्यादा होते हैं, उन गांवों में हमने अपना जो ट्रेनिंग, अधिकारियों का ट्रेनिंग है, उन गाँव में ही रखा। आधे सत्र में हमने अधिकारियों को ट्रेनिंग दी और उसके बाद वहाँ के जो गाँव वाले हैं उनको बताया कि जो इस वर्ग, आरक्षित वर्ग से आते हैं, उनको ये बताया कि भाई आपके ये राइट्स हैं और इस प्रकार के अपराध आप दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ कई प्रकार की सरकार के द्वारा ग्रांट दी जाती, कई बार लोगों को पता नहीं रहता है, तो उनको बताया जाता है कि जब भी आप अपराध दर्ज करते हैं या कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो आपके फरियादी को, गवाह को वहाँ आने जाने का किराया दिया जाता है, उनको टीएडीए टाइप की चीज़ दी जाती है। कई बार उनकी जानकारी में नहीं होता तो इसका भी अवेयरनेस कराते हैं, इसके पंपलेट बांटते हैं। इसके अलावा जो स्वर्ण वर्ग है उसको ये बताया जाता है कि यदि आप इस वर्ग के साथ इस प्रकार की बातचीत करते हैं, कई बार ये भ्रांति होती है कि हम उसको जाति सूचक शब्दों से बुलाएंगे तभी अपराध होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उस जाति का विक्टिम होने से ही अपराध हो जाता है। तो इसकी भी जानकारी दूसरे वर्ग को दी जाती है कि इस प्रकार करने से अपराध हो जाएगा। तो इस अवेयरनेस कर करके हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अपराध घट जाए, क्योंकि जनरली एजेके के केसेस में देखते हैं कि कई बार कुछ लोगों ने क्राइम भी नहीं किया होता, फिर भी वो एजेके के जो अपने कानून होते हैं उसके तहत उन्हें सजा मिल जाती है। लेकिन इस मामले में कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमारे ऊपर गलत रिपोर्ट है, उनसे वो तथ्यों को जानते हैं, मगर अगर कोई व्यक्ति बोलेगा साहब मेरा नाम मुलजिम में लिखा है और मैं वहाँ था ही नहीं, तो उसको हम री इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और कुछ प्रकरणों में ऐसे में उनको अलग भी किया गया है। अच्छा, जैसे हम इसी से जुड़ा अपना जो एट्रोसिटी एक्ट है, हम एट्रोसिटी एक्ट की ही बात करें तो कई बार उसमें अगर हम कहें कि आपका जो विवेचना अधिकारी है उसने भी अगर ज़रा सी कुछ गलती कर दी तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत क्या उन पर भी कोई कार्रवाई? जी हाँ, हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसका काफ़ी कड़ा सुपरविज़न रहता है और इसको टीआई के नीचे कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, तो इसमें काफ़ी कड़ा सुपरविज़न रहता है और गलती होने की संभावना बहुत कम रखी जाती है। तो मैम यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे बहुत सी बातें करते हैं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब मैं जानना चाहूँगी आज के जो सिनेरियो की हम बात करें, अभी अभी पंचायत चुनाव हुए हैं और कई जगह हमने देखा है कि कई घटनाएं घटित हुई है पंचायत चुनाव के तहत, लेकिन आपका विदिशा ज़िला बहुत ही शांत रहा। मतलब हम मानेंगे कि आपकी पुलिसिंग शायद वहाँ बहुत कारगर रहेगी, कोई हमें कुछ घटनाएं सुनने को नहीं मिली। तो इस बारे में बताइए कि किस तरह का चैलेंज था और कैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा। इस बार जो पंचायत चुनाव था वो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि हमको ज़्यादा तैयारी करने का वक्त भी नहीं था और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव लगातार एक साथ किए जा रहे थे, तो लगभग समय बिल्कुल नहीं था। फोर्स हमारे पास लिमिटेड थी कि उसी फोर्स को हमको एक जगह लगाना था, वही फोर्स चुनाव निपटा के दूसरे दिन अगले डेस्टिनेशन पे जाना था। पंचायत चुनाव की सफलता के पीछे एक टीम वर्क है। ये हमने इसके पहले वो जगह चिन्हित की जो जगह ज़्यादा जिसमें झगड़ा होने की संभावना है, और बीट स्तर पर जो कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर उनके द्वारा उन मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया। जिन मतदान केंद्र पे कोई व्यक्ति इस प्रकार है मिस्चीवियस है या कोई दिक्कत पैदा करता है, उसको पहले हमने बॉन्ड ओवर की कार्रवाई करी। तो हमने पहले से ही रूट प्लान कर दिए, क्योंकि ये बारिश में होना था, कभी भी बारिश से रास्ते बंद हो सकते थे। तो हमने इसके रूट भी प्लान किया कि मान लीजिए कहीं ज़्यादा बारिश से इस फला इलाके में जाने के लिए सड़क अगर बंद हो जाए तो इसका अल्टरनेट रूट क्या है। और इसके साथ साथ प्रशासन की टीम का भी सहयोग मिला और हम लोगों ने चुनाव के पहले गांव में भी चर्चाएं की, तो गांव वालों का भी सहयोग मिला और सभी पार्टियों को भी हमने अपने सभी को साथ लेके चले। तो एक संयुक्त रूप से सभी के जॉइंट एफर्ट से ये चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। जी जी, तो बहुत बहुत बधाई मैम कि आपका विदिशा जिला आपकी वजह से शांतिपूर्ण रहा चुनाव के वक्त। ये पूरा एक टीम भावना है जो मेरे कांस्टेबल से लेकर के मेरे द्वारा किया गया, और साथ ही जो हमारे कलेक्टर हैं, एडीएम हैं, एसडीएम हैं, इनकी भी पूरी टीम का व्यापक सहयोग मिला। और मैडम अब मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी तिरंगा यात्रा की हम बात करें, तो तिरंगा यात्रा हर ज़िले में निकाली गई है 15 अगस्त के समय पर, उसके पूर्व ही निकाली जा रही है। तो कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि अलग अलग पार्टियों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, और लेकिन आपके ज़िले में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो क्या 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सभी लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप अपने घर में तिरंगा फहराएं। इस दिशा को लेकर आज विदिशा जिले में प्रशासन एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। कल हमने विदिशा पुलिस द्वारा एक मोटरसाइकिल और वाहन रैली के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली। तो तिरंगा हमारे बड़े सम्मान का प्रतीक है। जब कभी कोई एशियन गेम, ओलंपिक गेम होते हैं, हम देखते हैं कि हमें कोई मेडल आया, तो वो जब तिरंगा चढ़ता है तो एक देशभक्ति की एक भावना हमारे मन में कण कण में आ जाती है। तो वो तिरंगा बड़ा पवित्र तिरंगा है। तो पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप तिरंगा लगाइए, उससे प्यार कीजिए, लेकिन जो ध्वज संहिता के नियम हैं उनका भी पालन कीजिए। हम तिरंगे को लगाएं तो, लेकिन उसके जो सम्मान है उसको वह भी दें। ऐसा ना हो कि हम ऊपर तिरंगा लगा रहे हैं, अगले दिन नीचे पड़ा है। तो उसको जो भी नियम कायदे हैं उनका पालन करिए। ऐसा कोई क्राइम जो आपके टेन्योर में आपने देखा जिसको इन्वेस्टिगेट करने में आपको बहुत चुनौतीपूर्ण रहा हो? लगभग 8 से 9 वर्ष पुरानी बात है। मैं भोपाल में एडिशनल एसपी क्राइम थी। जवाहर चौक पर एक ईव मिरेकल नाम की कंपनी थी। उस कंपनी में वो सेल आउट भी करते थे और वो गिरवी भी रखते थे। उस कंपनी में एक दिन टीटी नगर थाने में एक रिपोर्ट आई कि वहाँ लगभग 8 किलो सोना के जेवर चोरी चले गए। काफ़ी चैलेंजिंग था। उनके सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन जो बदमाश थे वो नकाबपोश थे। वो एक ब्लैक कलर का छाता लेकर आए थे। वो ब्लैक कलर का छाता लगाकर उन्होंने जितने सीसीटीवी कैमरे थे वो काट दिए थे। लेकिन एक आरोपी की एक हल्की सी दाढ़ी दिखाई दे रही थी। पूरी भोपाल में विभिन्न थानों की पुलिस काफ़ी उसमें लगी रही। मैं उस समय चूँकि क्राइम ब्रांच में थी तो काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन लगभग 1-1.25 महीने के बाद हमको एक क्लू मिला कि पुराने भोपाल के 2-3 बदमाश का वहाँ मूवमेंट देखा गया है। तो हमने उसको ट्रेस किया। सिंपल, उसको हमने बदमाश को बुलाया, 2 घंटे हमने इंट्रोगेशन किया और उसने बोला कि साहब आप अपना सिपाही साथ कर दो, मेरे घर में जो कुआं है उस कुएं में जाएगा तो एक पोटली डली है, वो मेरे लड़के के साथ ले आया, उसमें क्या है बताना मत। हमने 2 या 3 पुलिस वालों को बुलाया, उसके लड़के को बुलाया और वो लेकर आके सोना उसने रख दिया। लगभग 9 किलो सोना था। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। हमारे सीनियर भी काफ़ी प्रसन्न हुए
और एक जो बड़ी चोरी, आई थिंक सबसे बड़ी चोरी जिसको मध्य प्रदेश की कही जा सकती है, वो क्राइम ब्रांच के मेरे सहयोगी की मदद से हमने उसको डिटेक्ट करी। तो जब से आप पुलिस डिपार्टमेंट में आई है, एज आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है, तो आप उस समय जब आपने ज्वाइन किया, उस समय लड़कियां बहुत कम पुलिस में आना चाहती थी, तो आप कैसे आए? आपको आपके फैमिली का कैसे सपोर्ट मिला? मेरे फादर एजुकेशन लाइन में थे, वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर में थे, डायरेक्टर JNKV भी, और मैंने केमिस्ट्री में PhD करी हुई है। तो मैंने MSc करने के बाद मैं केमिस्ट्री में एल्कलाइड्स पर PhD कर रही थी। उसी के साथ साथ मेरे मन में शुरू से था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, तो मैंने पहली बार PSC दी और उसमें मैंने पुलिस को ऑप्ट किया। मेरे घर में नहीं पता था, मैंने पुलिस को ऑप्ट किया और पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी मदर और मेरे ग्रैंडफादर काफ़ी खुश हुए। मेरे फादर थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि हमारे फैमिली में मेरे से पहले ना तो कोई जेंट्स ना लेडीज़ कोई पुलिस में नहीं आया था, तो उनको मालूम ही नहीं था कि पुलिस में कैसी नौकरी है, क्या चैलेंजेस होंगे। चूँकि मैं PhD कर रही थी और इसके पहले मेरा एडॉक पे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो गया था, तो उनको लग रहा था कि ये पोस्ट ज़्यादा फेवरेबल है। बट हम जिस कॉलोनी में रहते थे, सामने एक मिस्टर चौबे रहते थे, उस समय CSP थे। उनको देख देख के मन होता था कि नहीं, मुझे पुलिस में जाना है। उस समय काफ़ी कम गर्ल्स होती थी। जब मैं ट्रेनिंग में गई तो हमारे साथ सिर्फ 4 ही लड़कियां थी और हमसे सीनियर भी 3 या 4 लड़कियां रह चुकी थी। बट चैलेंजेस आते हैं और हमने उसको पार किया और काफ़ी बढ़िया नौकरी महिलाओं के लिए। मैम, अब मैं जानना चाहूँगी कि आप भी पुलिस में हैं और आपके हस्बैंड भी पुलिस में हैं और दोनों ही अलग अलग जगहों पर है, तो कैसे आप लोग इसको मेंटेन कर पाते हैं कि आप अलग ज़िले में, सर अलग ज़िले में, और आप फील्ड जॉब है आपके पास में? अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ पुलिस में हैं तो उनको मालूम होता है कि पुलिस की वर्किंग क्या होती है, पुलिस के ऑड आवर क्या होते हैं, और पुलिस में आपस में एक दूसरे के कलीग्स को पहचानते हैं। यदि मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, तो मैं शायद अपने हस्बैंड की या वाइस वर्सा वो मेरे कलीग्स के बारे में और मेरे जॉब में क्या तकलीफ़ें आती हैं उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। चूँकि हम दोनों ही पुलिस में हैं तो एक ये प्लस पॉइंट है कि हमें मालूम है पुलिस के चैलेंजेस क्या हैं। जब हम दोनों CSP के पद पर थे तो हमने, एक व्यक्ति फील्ड में रहता था और एक कंपेरेटिवली ऑफिस वाला जॉब ले लेता था ताकि घर को मैनेज कर सके, थोड़ा वक्त बच्चों को देख सके। जब हम दोनों IPS हो गए, डिस्ट्रिक्ट में गए, 6 या 7 साल से हम लोग लगभग अलग अलग हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में SP की एक ही पोस्ट होती है। थोड़ा बहुत शुरुआत में बच्चों ने काफ़ी सफ़र किया, लेकिन धीरे धीरे वो भी अभ्यस्त हो गए। कई बार छुट्टी नहीं मिलती, 2 लोग अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, एक साथ छुट्टी मिलना चाहिए, उसी समय बच्चों की भी स्कूल की फ्री हो, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन बच्चे भी शुरू से थे तो वो अभ्यस्त हो चुके हैं। जैसे आप दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो क्या आपके यहाँ भी जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, क्या वो भी IPS या IAS किसी में जाना चाहेंगे? मेरा बेटा बैंकिंग में है, वो इंजीनियर है, उसने बैंकिंग को एडॉप्ट किया। मेरी बेटी अभी 12th पास आउट हुई है और उसका रुझान अभी तो मेडिकल की तरफ है, वो नीट उसने दिया है, उसकी तैयारी कर रही है। आगे चलकर क्या वो प्रशासनिक सेवा में जाएगी, ये भविष्य बताएगा। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक संदेश देना चाहूँगी महिलाओं के लिए। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपके ऊपर यदि कोई क्राइम होता है तो उसको तत्काल बताना चाहिए, अपने आप में क्राइम को सहन नहीं करना चाहिए। मैं इंदौर में SP थी, एक घटना मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगी। एक बच्ची थी जो मेडिकल में पढ़ रही थी, तो जो एक तरफा आशिक वाली बात होती है, एक लड़का लगातार उसको फॉलो करता था। बच्ची की माँ को पता था, उनने अपने स्तर पे जो प्रयास करने थे करे, लेकिन उन्होंने ना तो इसको अपने टीचर्स को बताया ना पुलिस को बताया। एक दिन वो लड़का उस बच्ची के घर गया, उसकी मदर से बोला कि आंटी मेरे को इससे मिलना है और बस आज से मिलके मैं चला जाऊंगा। उसकी माँ ने अपनी बेटी को बुलाया, बोला फला लड़का मिलने आया, तुम दोनों बात करो, मैं पानी लेके आ रही हूँ। इतनी देर में देखा वो लड़के ने उस बच्ची को पेट में चाकू मारा और भाग गया। तो यदि आप पुलिस को बता देते, यदि आप स्कूल को बता देते, तो हम उस लड़के के प्रति एक्शन ले लेते। कई बार बच्चियाँ डर जाती हैं, कई बार पेरेंट्स डर जाते हैं कि हम पुलिस में जाएंगे, बदनामी होगी, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए। आपको जब भी लगे कि कोई व्यक्ति आपके घर में किसी भी फीमेल मेंबर को परेशान कर रहा है, आप पुलिस में जाइए। आप चाहें तो अपना नाम नहीं बताइए, पुलिस में बहुत सारे टोल फ्री नंबर होते हैं,
आप अपना नाम नहीं बताइए, आप सिर्फ बता दीजिए कि सर फला जगह हमको ये दिक्कत आ रही है। आप बताएंगे तो हम FIR नहीं कायम करेंगे, आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन अपराध को कतई मत सहन कीजिए, उसका प्रतिरोध करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।